लेकिन पश्चिम बंगाल के चुनाव ने प्रधानमंत्री मोदी के ऑरे को धूमिल कर दिया। क्या वाकई ऐसी स्थिति आ गई है कि जिस परसेप्शन को बीते 7 वर्ष में इस देश के प्रधानमंत्री ने अपने लिए खड़ा किया, पश्चिम बंगाल ने उसे इस तर्ज पर ढा दिया कि देश के भीतर की तमाम मुश्किल हालातों को लेकर अब यह देश सोचने लगा है। जो प्रधानमंत्री मोदी अपनी पूरी कैबिनेट के साथ पश्चिम बंगाल की गलियों में लगातार 1 महीने तक नजर आते रहे, आज उसी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली की गलियों में घूम रही है। दिल्ली के राजनीतिक गलियारों के नायकों से मिलना चाहती है। उन नायकों को जो हारे हुए हैं उनको फिर से जीत का सेहरा पहनाने के लिए एक बिसात बिछाना चाहती है। और तो और प्रधानमंत्री के दरवाजे पर पहुंचकर इस बात का संदेश दे रही है कि दरअसल यह देश संघीय ढांचे से चलता है और किसी राज्य के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री मिलने से रोक नहीं सकता है। राज्यों की मांग को नकारा नहीं जा सकता है। कल तक जिक्र सीबीआई का था, ईडी का था, आईटी का था, लेकिन आज मुख्यमंत्री के तौर पर आपसे मिलने आए हैं। ये बताने आए हैं कि पश्चिम बंगाल की जरूरत क्या है। यह जानकारी देने आए हैं कि कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री जब चुनाव जीतता है तो औपचारिकतावशी सही प्रधानमंत्री से मिलने दिल्ली जरूर आता है। लेकिन यह एक ऐसी मुलाकात आज की है जिस मुलाकात के दायरे के भीतर में शायद एक चेतावनी है, शायद एक चुनौती है, शायद उस औरे में सेंध लगाने की एक कोशिश है और शायद उस परसेप्शन को तोड़ने की जरूरत अब ममता बनर्जी को महसूस होने लगी है जो बीते 7 बरस से देश में छाया हुआ था। सवाल यही हो चला है कि क्या वाकई 2014 का जो ऑरा प्रधानमंत्री मोदी का था 2021 में आकर वो ढहने लगा है। तमाम पॉलिटिकल पार्टी सोचने लगी है। लेकिन अगर चुनाव को गणित के इशारे से देखिएगा तो फिर ममता बनर्जी के अनुकूल स्थितियां नहीं है। लेकिन अगर परसेप्शन और ऑरे के लिहाज से देखिएगा तो फिर सादगी के साथ ममता बनर्जी की सूती साड़ी, हवाई चप्पल, छोटी गाड़ी और प्रधानमंत्री निवास में घुसकर हाथ मिलाने से पहले नमस्कार करना, फूलों का गुलदस्ता देना और उसके बाद जो संवाद बनाना, वो संवाद इस बात के संकेत हैं कि ममता बनर्जी जान चुकी है कि उनकी सरकार को गिराने का प्रयास संवैधानिक संस्थाओं के जरिए जो दिल्ली ने किया उसमें भी उसे सफलता नहीं मिली। तो उसके बाद अब पश्चिम बंगाल का गढ़ ममता बनर्जी के लिए महफूज है। तो क्यों नहीं दिल्ली के गढ़ को हिलाया जाए, क्योंकि दिल्ली के सामने बहुत सारी चुनौतियां एक साथ खड़ी है। संसद चल नहीं पा रही है, देश में जासूसी हो गई, लेकिन सरकार इसको आपराधिक दर्जा देना नहीं चाहती है, जबकि फ्रांस तक में आपराधिक मामला दर्ज कर लिया गया है। लेकिन दिल्ली ने आंखें बंद कर ली हैं, कानों पर रुई ठोस ली है। और इतना ही नहीं, इस देश के भीतर में पहली बार ऐसा भी मौका आया जब खूनी खेल इस देश के 2 राज्यों में हो गया और गृह मंत्री खामोश रहे, जनता के बीच आकर कुछ भी नहीं बोले। यह भी पहली बार है कि दुनिया भर की नजर भारत के भीतर की अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी को लेकर है। दुनिया की नजर भारत के भीतर किसान आंदोलन को लेकर है और दिल्ली से लेकर अब लखनऊ के दरवाजे तक भी किसान पहुंचकर जब यह चुनौती दे रहा है कि आपको अब कहीं जीतने नहीं देंगे, तो संकेत साफ है, वो ऑरा, वो परसेप्शन ढह रहा है और ममता बनर्जी इसी में सेंध लगाने आई है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि जिन नायकों के साथ या जो हारे हुए राजनेता हैं उनके सहारे या उनके कंधे का सहारा लेकर वाकई ममता बनर्जी क्या दिल्ली में सेंध लगा सकती है? गणित बिल्कुल ममता के खिलाफ है, क्योंकि ममता के साथ खड़े नेताओं की फहरिस्त में कमलनाथ से मुलाकात को आप देख सकते हैं, आनंद शर्मा से मुलाकात को आप देख सकते हैं, लेकिन इसके दायरे में आपको शरद पवार को समझना होगा, इसके दायरे में अखिलेश यादव को समझना होगा, केजरीवाल को समझना होगा, तेजस्वी यादव को समझना होगा, हेमंत सोरेन को समझना होगा, उद्धव ठाकरे को समझना होगा, यानी एक उस पूरी कतार को समझना होगा जिस कतार को साथ लेकर भी गणित के लिहाज से ममता बनर्जी कहीं जीत हासिल नहीं कर पाती। और यहीं से शुरुआत होती है उस परसेप्शन की, जिस परसेप्शन को उस वक्त 2014 में नरेंद्र मोदी ने जिया था और अपने औरे को यह कहकर बड़ा किया था, अगर हम आ गए तो ब्लैक मनी ले आएंगे, अगर हम आ गए तो इस देश के भीतर में हर कोई सुरक्षित होगा, अगर हम आ गए तो इस देश में शेयर बाजार का खेल नहीं होगा, अगर हम आ गए तो महंगाई नहीं होगी, अगर हम आ गए तो रोजगार खूब मिलेगा, अगर हम आ गए तो इस देश की अर्थव्यवस्था जो उत्पादन पर टिकी है वो ललहाने लगेगी और खेत और मजदूर और किसान वह तो जय जवान जय किसान के नारे के साथ गुथा हुआ नजर आएगा। एक ऐसा परसेप्शन 2014 में नरेंद्र मोदी ने बनाया जो 2021 में आते आते इतना हवाई हो गया कि मंत्री के तौर पर मोदी मंत्रिमंडल में जो मंत्री हैं वह कहते हैं बीते 10 बरस से स्विस बैंक में कितना काला धन भारतीयों का है हमको नहीं पता है। 10 साल यानी 2014 में जो 15 लाख का दावा भी किया जा रहा था वो हवा में था।
यानी इस देश के भीतर में जिन बातों का जिक्र 2014 में किया गया, अगर तब से लेकर अब तक की परिस्थितियों को देखें तो जो भी इस देश का नया नायक होगा उसमें इतना नैतिक बल होना चाहिए कि वाकई वह दिल्ली की कुर्सी तक पहुंचने से पहले उन तमाम निर्णयों को और जो भी पॉलिसी के निर्णय लिए गए उसको ढाने की ताकत उसके पास क्या वाकई है। क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से संघीय ढांचे के तहत जो भी काम जो भी मुख्यमंत्री कर रहा है उसने कहीं भी अपने तौर पर किसानों के हक, मजदूरों के हक, रोजगार को लेकर, कारखानों को लेकर, उत्पादन को लेकर किसी भी तरीके से कोई छलांग नहीं लगाई है। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा, सिर्फ खबर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. और ममता बनर्जी प्रधानमंत्री से मिलकर इस बात का जिक्र करती हैं कि संघीय ढांचे के तहत हमारा हक भी आपसे कुछ मांगने का है, चाहे वो जीएसटी कलेक्शन का हिस्सा हो, चाहे वो बाकी मदद हो जो राज्यों के दायरे में आती है। लेकिन यहीं से सबसे बड़ा सवाल है वो कौन सा गणित है जो ममता बनर्जी को दिल्ली आने नहीं देगा, और वह कौन सा परसेप्शन है जिसे ममता बनर्जी ने अगर एक बार ओढ़ लिया तो फिर प्रधानमंत्री मोदी का पूरा ऑरा ढह के गिर जाएगा। पहले जिक्र परसेप्शन का या पहला जिक्र गणित का किया जाए? हमें लगता है परसेप्शन की जरूरत है। गणित उसके बाद बता देंगे ये क्यों ममता के अनुकूल नहीं है, लेकिन परसेप्शन के तौर पर समझिए पूरा विपक्ष अंबानी और अडानी का नाम लेता है, लेकिन अंबानी और अडानी की पहुंच उन तमाम राज्यों में है जहां पर कांग्रेस शासित राज्य है, जो कि पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी के भी हिस्से में आता है और जो महाराष्ट्र शरद पवार के हिस्से में भी आता है, शिवसेना के हिस्से में भी आता है। यह सारे राज्य जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है वहां भी अंबानी अडानी के धंधे चलते हैं, बिजनेस चलते हैं, उनके पूरे कॉर्पोरेट का काम होता है और नए नए प्रोजेक्ट्स वो लेकर आ रहे हैं, चाहे वो पोर्ट का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो पावर प्रोजेक्ट हो, चाहे वो किसानों को लेकर गोडाउन जो अनाज रखने के लिए बनाना है उसको लेकर कोई नया निर्णय लिया गया। सारी चीजें आपको नजर इन राज्यों में जरूर नजर आएंगी, चाहे वो कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट क्यों ना हो, चाहे वो रिवाइवल एनर्जी का जिक्र क्यों ना हो, चाहे वह रिटेल सेक्टर का जिक्र क्यों ना हो। अंबानी अडानी की पहुंच उन तमाम राज्यों में है, तो फिर जब आप इनका नाम लेते हैं तो आपके राज्यों में क्यों मौजूदगी है? ये सारी चीजें अगर इस दौर में हो रही है और इसी दौर में सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन, इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन सबसे ज्यादा है, रेवेन्यू सबसे ज्यादा सरकार के पास आ रही है, तो क्या कोई कहेगा कि सत्ता में आते ही सबसे पहले पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी में ले आएंगे हम? उस वक्त वहां पर वैट और बाकी रेवेन्यू मॉडल जो अभी चलता है जिसकी वसूली केंद्र और राज्य करता है, क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास यह है? यह चेतावनी और धमकी का प्रोसेस ही परसेप्शन बन गया है। जिस धमकी और चेतावनी को लेकर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, क्या 2024 में वाकई सिर्फ चेतावनी और धमकी देकर कोई प्रधानमंत्री बन सकता है अगर उसके पास कोई विजन नहीं है तो? और विजन की जरूरत इस देश के भीतर में पॉलिटिकल नेताओं के पास इसलिए नहीं आ पाती है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो एनसीपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बीएसपी हो। एक लंबी फहरिस्त इस देश के भीतर में नेताओं की देखिएगा तो आपको कमोवेश हर कोई करप्ट ही नजर आएगा। सवाल यह है कि क्या वाकई इस देश के भीतर में जनता नरेंद्र मोदी को ध्वस्त कर एक नए औरे को जन्म दे पाएगी, या कोई खुद ही अपना औरा प्रचार प्रसार के जरिए 2014 को 2024 में नए तरीके से रिपीट करेगा और जनता उसकी मदहोशी में खो जाएगी? ये सारे सवाल हैं। लेकिन एक आखिरी बात, ऐसा भारत की राजनीति में पहली बार हुआ है जब दिल्ली पूरे तरीके से बंगाल जाकर इस बात का ऐलान करता है कि तुमको हम ध्वस्त कर देंगे, और उसके बाद वही बंगाल की नायिका निकलकर दिल्ली आती है ये कहने के लिए अब हम तुमको ध्वस्त कर देंगे। यह सियासत की एक ऐसी टैगलाइन है जो भारत की राजनीति में इससे पहले कभी आपको देखने को नहीं मिली होगी। एक वक्त मोदी ने अपने तौर पर इस देश के इंस्टीट्यूशंस को साथ लिया, राज्यपाल साथ में खड़े थे, हाई कोर्ट साथ में खड़ा था, एनएचआरसी को साथ में खड़ा किया, जिससे चुनाव अगर ममता जीत गई है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दे। वहां भी उनको हार मिली। ऐसे में ममता बनर्जी जब रिबाउंस करके दिल्ली पहुंची और 7 लोक कल्याण मार्ग में प्रधानमंत्री को गुलदस्ता सौंप के इस बात का जिक्र किया, अब हम आपको चुनौती और चेतावनी देने आए हैं कि 2024 के लिए सतर्क रहिए। यह मैसेज है इस देश के उस डेमोक्रेसी का जो डेमोक्रेसी इस देश के भीतर में खत्म हो चली है। पार्लियामेंट नहीं चलती है, जासूसी किसी की भी हो जाती है, किसान से पूछकर किसान के कानून बनाए नहीं जाते हैं। इस देश के भीतर में मजदूर को हायर फायर करने की स्थिति को बैठकर एक अध्यादेश लाकर जारी कर दिया जाता है।
इस देश के भीतर में अपने कॉरपोरेट मित्रों के हवाले सब कुछ कर दिया जाता और एक चू चपाड़ आपको संसद से सड़क तक सुनाई नहीं देती है। यह लोकतंत्र का एक ऐसा विभत्स चेहरा है जिस विभत्स चेहरे पर वाकई सेंध कौन लगाएगा, यह महत्वपूर्ण ज्यादा हो चला है बनिस्बत और खत्म हो चला है जो प्रधानमंत्री मोदी का है। 2014 का और खत्म हो चला है। आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। सवाल यही है सिर्फ नया और किसका होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा। फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा, सिर्फ खबर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.